हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी देखने को मिली है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच से हुई, जहां पर में जॉन मॉक्सली और क्लूडियो कैस्नोली FTR को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज फिर एक बार इस वीक के डायनामाइट शो पर यह मैच एक काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर FTR ने काफी डोमिनेट किया और FTR क्लूडियो और जॉन मॉक्सली पर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी। और BCC को इस मैच के अंदर रेसल करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, इसीलिए BCC ने इस मैच के अंदर एक स्ट्रेटेजी अपनाई और FTR को रिंग के नीचे ले जाकर उन पर अटैक करने लगे। और एज ए रिजल्ट यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाया और उन्होंने भी इस मैच के अंदर FTR पर अच्छे खासे मूव्स लगाए और एक टाइम के लिए अकेले क्लूडियो ही FTR के दोनों मेंबर्स को उठाकर फेंक रहे थे, जो देखने के लिए भी काफी मजा आया। और पूरे का पूरा क्राउड इस मैच के अंदर एक टाइम पर दिस इज ऑसम की चैंट्स कर रहा था और ये फाइट काफी इंटेंस हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही फाइट अपने आखिरी मोमेंट्स पर पहुंची और FTR यहाँ पर अपने फिनिशर बिग्री के लिए जा रही थी, तभी गाइस आउट ऑफ नोवेयर इस मैच की टाइम लिमिट खत्म हुई और ये मैच भी एक टाइम लिमिट ड्रॉ के अंदर खत्म हुआ, जो देखकर यहाँ पर FTR और BCC तो कुछ खुश नहीं थी। और ये देखकर यहाँ पर FTR और BCC ने ये मैच खत्म होने के बाद एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इस बार भी इनका ये ब्रॉल रोकने के लिए पूरा का पूरा लॉकर रूम आया और पूरे लॉकर रूम ने इन दोनों ही टीम्स को सेपरेट कर लिया, जो देखकर तो लग रहा है कि राइवलरी काफी इंटेंस हो चुकी है और देखना पड़ेगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमने शो पर देखा कि हमें रेने पैकेट बैक स्टेज में ऑरेंज कैसिडी का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर उनके साथ एक डॉक्टर भी मौजूद था। और यहाँ पर बात करते हुए रेने पैकेट ने कहा कि ऑरेंज कैसिडी AEW के हर एक शो पर कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं और वो हर तरीके का हार्डकोर या फिर को हार्ड हिटिंग मैच दे रहे हैं। तो ऐसे में ऑरेंज कैसिडी की स्टेटस क्या है और क्या उन्हें रेसल करने के लिए क्लियर कर दिया गया है, जो बातें यहाँ पर रेने पैकेट ने पूछी। और यहीं पर बात करते हुए डॉक्टर ने कहा कि देखा जाए तो ऑरेंज कैसिडी की हालत रेसल करने के लिए थोड़ी ठीक है और इस पॉइंट पर डॉक्टर्स किसी को भी जनरली क्लियर नहीं करते, लेकिन लग रहा है कि ऑरेंज कैसिडी रेसल कर सकते हैं, इसलिए डॉक्टर्स ने ऑरेंज कैसिडी को रेसल करने के लिए क्लियर कर दिया। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि जब ऑरेंज कैसिडी रेसल करने के लिए बेयरली क्लियर हुए हैं तो आगे शो पर वो क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि एलेक्स मार्वेज बैक स्टेज में FTR का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर FTR इस चीज से काफी नाराज थे कि उनका मैच ड्रॉ हो चुका है। और ये देखकर यहाँ पर गुस्से में बात करते हुए FTR ने जॉन मॉक्सली और क्लूडियो कैस्नोली को रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू पर एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया, क्योंकि इन दोनों के ही पास रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू पर कोई अपोनेंट नहीं है। और जब ये बातें कर रहे थे तभी यहाँ पर मॉक्सली और क्लूडियो आ गए और फिर एक बार ये दोनों एक दूसरे पर जा रहे थे, लेकिन फिर एक बार यहाँ पर रेफरीज ने इन दोनों को सेपरेट कर लिया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू पर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि ऑरेंज कैसिडी डायनामाइट शो पर अपने मैच के लिए आ गए और यहाँ पर उनके अपोनेंट यानी कि माइक बेनेट भी आ रहे थे। पर उनकी इंटरनेट चलने के दौरान ही यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने माइक बेनेट और मैट टेवन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे ही ये मैच शुरू हुआ, जहाँ पर मैच की शुरुआत से ही ऑरेंज कैसिडी गुस्से में यहाँ पर माइक बेनेट पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। पर माइक बेनेट ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और उन्होंने भी ऑरेंज कैसिडी पर अच्छे खासे मूव्स लगाए। पर जब कभी कैसिडी इस मैच के अंदर अपना कमबैक करते तब यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आते और इस चीज का फायदा उठाकर माइक बेनेट ने एक टाइम पर ऑरेंज कैसिडी पर एक लो ब्लो भी लगा दिया। लेकिन फिर भी कैसिडी इस मैच के अंदर बने रहे और उन्होंने माइक बेनेट पर अच्छे खासे मूव्स लगाए और इस मैच के आखिर में कैसिडी ने माइक बेनेट के फिनिशर को रिवर्स कर उन पर अपना फिनिशर बीच ब्रेक लगा दिया और उन्हें पिन कर ऑरेंज कैसिडी ने मैच जीत लिया है, जो कैसिडी के लिए काफी शानदार विक्ट्री थी। पर कैसिडी के मैच जीतते ही यहाँ पर द किंगडम के बाकी मेंबर्स ने आकर ऑरेंज कैसिडी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ये देखकर सरप्राइजिंगली यहाँ पर जेक हेगर आ गए और जेक हेगर ने यहाँ पर किंगडम पर अटैक कर ऑरेंज कैसिडी को बचा लिया, जो होगा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन अब देखने के लिए मजा आएगा कि जब जेक हेगर ने ऑरेंज कैसिडी की मदद कर दी है तो आगे इनके बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर रेने पैकेट बैक स्टेज में एंजेलो पार्कर का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर रेने पैकेट ने पूछा कि एंजेलो पार्कर आज डेट के लिए रेडी है या नहीं, और एंजेलो पार्कर ने कहा कि वो डेट के लिए रेडी है। और तभी यहाँ पर रूबी सोहो आई और रेने पैकेट ने इन दोनों को अकेले में टाइम दे दिया और यहाँ पर एंजेलो पार्कर और रूबी सोहो अपने डेट के लिए जा रहे थे और इतने में यहाँ पर गाड़ी आई और रूबी सोहो पूछ रही थी कि क्या ये गाड़ी उनके लिए है।
लेकिन एंजेलो पार्कर ने कहा नहीं। जिसके बाद ये दोनों यहाँ चले गए, लेकिन हमने देखा कि गाड़ी के बाहर रिक फ्लेयर आ गए, जो काफी दिनों बाद इस वीक के शो पर आए थे। और जैसे रिक फ्लेयर शो पर आए वैसे रेने पैकेट रिक फ्लेयर का इंटरव्यू ले रही थी और रेने पैकेट ने रिक फ्लेयर से पूछा कि फ्लेयर इतने दिन कहाँ थे और वो इतने दिन शो पर क्यों नहीं आए। और यहाँ पर जवाब देते हुए रिक फ्लेयर ने कहा कि देखा जाए तो रिक फ्लेयर इतने दिनों तक AEW के शोज पर सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि उनको थोड़ी बार इमरजेंसी आ गई थी। लेकिन इसके बाद स्टिंग पर भी अटैक हुआ और रिक फ्लेयर स्टिंग के साथ थे और स्टिंग की हालत देखकर रिक फ्लेयर को अब यंग बक्स से कुछ बात करनी है। और एक कहकर रिक फ्लेयर यहाँ पर यंग बक्स के ऑफिस के अंदर चले गए। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमने शो पर देखा कि यहाँ पर टोनी शिवानी डेनियल गार्सिया को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जिसके बाद गार्सिया भी यहाँ पर आ गए। और गार्सिया के यहाँ पर आने के बाद टोनी शिवानी ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट की कि लास्ट टाइम जब गार्सिया और एज का मैच हो रहा था तो उस मैच के अंदर क्रिश्चियन केज ने इंटरफेयर कर दोनों पर ही अटैक कर दिया था। और अनफॉर्चुनेटली इसके बाद डॉक्टर्स ने एज को रसल करने के लिए अब तक क्लियर नहीं किया। इसलिए फिलहाल के हिसाब से TNT चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर है डेनियल गार्सिया। जो बात यहाँ पर टोनी शिवानी ने कही और ये सुनकर पूरा का पूरा क्राउड काफी खुश हो रहा था क्योंकि अब गार्सिया को फाइनली टाइटल शॉट मिलने वाला था। और ये देखकर यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए गार्सिया ने कहा कि गार्सिया पूरे के पूरे क्राउड के लिए काफी थैंकफुल है क्योंकि जब गार्सिया को खुद पता नहीं था कि वो कौन है तब भी क्राउड ने गार्सिया को सपोर्ट किया है। और अब आज जब गार्सिया TNT चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर है तब भी पूरा का पूरा क्राउड गार्सिया को चीयर कर रहा है। और ये सब देखकर गार्सिया प्रॉमिस करते हैं कि गार्सिया अपनी अपॉर्चुनिटी गंवाने नहीं वाले और गार्सिया TNT चैंपियन बनने वाले हैं। जो बातें गार्सिया कर ही रहे थे कितने में यहाँ पर क्रिश्चियन केज आ गए और गार्सिया से बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि क्रिश्चियन केज को पता है कि गार्सिया क्या कर रहे हैं। गार्सिया इन लोगों की नजरों के अंदर अच्छा बनने का ट्राई कर रहे हैं क्योंकि लोग उनसे प्यार करे। पर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी गलत चीज है क्योंकि गार्सिया को कभी लोग पसंद नहीं थे और गार्सिया अपने रियल चेहरे को छुपा रहे हैं। और ये गार्सिया तब से कर रहे हैं जब से गार्सिया के फादर की डेथ हो चुकी है। लेकिन क्रिश्चियन केज को पता है कि किसी के पास फादर नहीं होता तो उसे किस तरीके से संभालते हैं। और जब क्रिश्चियन केज अपनी चैंपियनशिप गार्सिया के खिलाफ डिफेंड करेंगे तो क्रिश्चियन केज एज गार्सिया के अपोनेंट नहीं बल्कि एज गार्सिया के फादर उन्हें फेस करेंगे और उन्हें एक रियलिटी चेक देंगे। जो बात यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कही जिससे हम समझ सकते हैं कि फिर एक बार यहाँ पर क्रिश्चियन केज गार्सिया के फादर पर चले गए थे। और ये सुनकर गार्सिया काफी ज्यादा गुस्सा हुए और गार्सिया ने कहा कि क्रिश्चियन केज कभी भी गार्सिया के फादर के लेवल पर नहीं आ सकते और अगर क्रिश्चियन केज आना चाहते हैं तो अभी के अभी रिंग के अंदर आए। गार्सिया भी क्रिश्चियन केज को उनकी जगह दिखा देंगे। जो बातें गार्सिया ने कही और गार्सिया की इन बातों के बाद क्रिश्चियन केज ने निक वेन को रिंग के अंदर भेज दिया। लेकिन गार्सिया ने निक वेन पर अटैक कर उन पर अपना सबमिशन लगा दिया। जो देखकर क्रिश्चियन केज लुचासोरस को भेज रहे थे पर यहीं पर मैट मेनार्ड ने आकर लुचासोरस पर भी स्टील चेयर से अटैक कर दिया। और यहाँ पर गार्सिया और मैट मेनार्ड ने रिंग के अंदर स्टैंड टॉल किया। जो देखकर लग रहा है कि गार्सिया भी अब TNT चैंपियनशिप के लिए काफी जबरदस्त चैलेंजर बन सकते हैं जिनके साथ AEW काफी जबरदस्त अंडरडॉग स्टोरी तैयार कर सकती है। तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमने शो पर देखा कि रेने पैकेट बैकस्टेज में हैंगमैन पेज, हुक और रॉब वैन डैम का इंटरव्यू ले रही थी। और यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि हैंगमैन पेज इस वीक के डायनामाइट शो पर अपने मैच के लिए काफी ज्यादा हाइप्ड अप थे। और यहाँ पर हैंगमैन पेज बातों बातों में काफी बार कह रहे थे कि इस वीक उन्हें शो के मेन इवेंट के अंदर जाकर सबको फोड़ कर रख देना है और अपनी अपनी जगह क्लेम करनी है और उनसे जबरदस्त कोई नहीं। और इसे बातें कहते हुए हैंगमैन पेज अपने आप को ही मोटिवेट कर डायरेक्टली मेन इवेंट मैच के लिए जा रहे थे। जो देखकर एक टाइम के लिए यहाँ पर RVD और हुक भी काफी सरप्राइज थे क्योंकि उन्हें भी पता नहीं था कि हैंगमैन पेज इतना हाइप्ड अप कैसे हुए। लेकिन इसके बाद हमने शो पर देखा कि हमें टोनी स्टॉर्म एक लोकल स्टार को फेस करते हुए दिखाई दी। जहां पर जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही टोनी स्टॉर्म ने उस लोकल स्टार पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और टोनी स्टॉर्म ने उस पर अपना फिनिशर स्टॉर्म 0 भी लगा दिया। जिसके बाद टोनी स्टॉर्म जैसे डियाना पुराजो को टैप आउट करवाने वाली है वैसे ही टोनी स्टॉर्म ने इस लोकल स्टार पर अपना सबमिशन लगा दिया। पर पता नहीं टोनी स्टॉर्म को क्या हुआ, उन्होंने सबमिशन छोड़ दिया और उस लोकल स्टार पर डियाना पुराजो का ही सबमिशन लगा दिया और इस सबमिशन के सहारे टोनी स्टॉर्म ने मैच जीत लिया। देखने के लिए मजा आने वाला था कि बाकी टोनी स्टॉर्म क्या करती है। लेकिन इतने में हमने देखा कि यहाँ पर डियाना पुराजो आ गई और फिर एक बार इन दोनों के बीच में एक फेस ऑफ हुआ जहाँ पर AEW की स्टोरी लाइन डिटेल्स भी देखने के लिए काफी मजा आया क्योंकि डियाना पुराजो की साइड एकदम कलर्स के अंदर थी पर टोनी स्टॉर्म की एकदम ब्लैक एंड व्हाइट थी। जिससे आप भी ये समझ सकते हैं कि AEW भी स्टोरी लाइन्स के अंदर कितना इनपुट देती है। पर इसके बाद हमें शो पर डियाना पुराजो एक 1-on-1 मैच के अंदर मैडिसन रेन को फेस करते हुए दिखाई दी। और गाइस मैडिसन रेन वही सुपरस्टार है जिन्होंने कि डियाना पुराजो को उनके इनिशियल दिनों के अंदर ट्रेन किया था। जिससे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये मैच एक स्टूडेंट वर्सेस टीचर मैच था। और गाइस ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो पर एक अच्छा खासा मैच रहा जहां पर दोनों ने अपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी। लेकिन एक टाइम के लिए जब डियाना पुराजो ने इस मैच के अंदर मैडिसन रेन पर एक फ्लैटलाइनर लगा दिया तो लगता है कि मैडिसन रेन को लग रहा था कि डियाना पुराजो एक स्पेनिश फ्लाई के लिए जा रही थी। जिसी मिस मैनेजमेंट के चलते यहाँ पर मैडिसन रेन अपने सिर पर काफी बुरी तरीके से टकराई जो कि आप इस वीडियो के अंदर देख ही सकते हैं। और लग रहा था कि प्रोबेबली इसके बाद वो इंजर्ड हो चुकी है। पर ये मैच आगे कंटिन्यू हुआ और डियाना पुराजो ने टोनी स्टॉर्म का सबमिशन लगाकर सबमिशन के सहारे ये मैच जीत लिया है।
मानो कि यहाँ पर डियाना पुराजो ने भी टोनी स्टॉर्म को एक वार्निंग दे दी है, जो डियाना पुराजो के लिए विक्ट्री काफी जबरदस्त है। पर देखना पड़ेगा कि आगे मैडिसन रेन की हालत कैसी है। लेकिन इतने में हमने देखा कि टोनी स्टॉर्म ने यहाँ पर आकर डियाना पुराजो पर अटैक कर दिया और उन पर अपना सबमिशन यानी कि एंकल लॉक लगा दिया, जहाँ पर डियाना पुराजो इस सबमिशन में काफी दर्द के अंदर थी। लेकिन फिर भी डियाना पुराजो ने यहाँ पर टैप आउट नहीं किया और ये देखकर आखिरकार टोनी स्टॉर्म ने सबमिशन छोड़ दिया, जिसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ फेस टू फेस कर बैठी थी। तो अब देखने के लिए मजा आएगा जब इनके बीच में मैच होता है, तो मैच इतना जबरदस्त होता है। पर इसके बाद हमने शो पर देखा कि हमें स्टिंग और डार्बी एलन का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला और यहाँ पर बात करते हुए डार्बी एलन ने कहा कि जैसे जैसे स्टिंग की राइड अपने एंडिंग की तरफ आ रही है, वैसे वैसे स्टिंग के लिए दिन और भी ज्यादा मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि स्टिंग काफी जल्दी रिटायर होने वाले हैं। और ऐसे में स्टिंग अपने बच्चों की तस्वीरें देख रहे थे, जो तस्वीरें अगर यंग बक्स देखना चाहते हैं तो वो तस्वीरें डार्बी एलन यंग बक्स को दिखा सकते हैं और यंग बक्स देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टिंग अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं और यहाँ पर स्टिंग के बच्चे उसी एज के हैं जितने की यंग बक्स के बच्चे हैं। और ये देखकर भी यंग बक्स को उन्होंने स्टिंग के साथ जो किया है वो देखकर रिग्रेट नहीं हो रहा। तो यंग बक्स इंसान नहीं है, जो बातें डार्बी एलन ने कही। लेकिन यहीं पर बात करके स्टिंग ने कहा कि स्टिंग के लिए भी पिछले 2 हफ्ते काफी दर्द भरे रहे हैं, क्योंकि पहले स्टिंग पर अटैक हुआ और इसके बाद लास्ट वीक ही स्टिंग के फादर की भी डेथ हुई है और स्टिंग को लग रहा था कि उनके फादर उनकी रिटायरमेंट मैच को देखेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। और अब स्टिंग को पहली बार अपनी लाइफ के अंदर काफी ज्यादा इमोशंस फील हो रहे हैं और इसमें यंग बक्स ने उन पर अटैक कर दिया है। इसलिए स्टिंग को खुद को खतरा है कि स्टिंग का पूरा गुस्सा यंग बक्स पर उतरेगा और पता नहीं स्टिंग इस बार यंग बक्स के साथ क्या कर देंगे। जो बातें कहकर यहाँ पर स्टिंग ने यंग बक्स को एक वार्निंग दे दी है। तो देखना पड़ेगा कि स्टिंग पहली बार अपने लाइफ के अंदर इमोशनल होकर एक मैच के अंदर उतरने वाले हैं। तो इस मैच के अंदर स्टिंग की परफॉर्मेंस कैसी होती है, पर सच में इस सेगमेंट के बाद ये मैच देखने के लिए काफी मजा आएगा। लेकिन इसके बाद हमने शो पर देखा कि टोनी शिवानी ने वार्डलो को इंट्रोड्यूस किया और इनके अंदर आकर बात करते हुए वार्डलो ने कहा कि वार्डलो सभी लोगों से काफी चिढ़ रहे हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो कि कुछ महीनों पहले वार्डलो के लिए चीयर कर रहे थे, लेकिन अब यही लोग हैं जो कि वार्डलो को हेट कर रहे हैं। और देखा जाए तो वार्डलो को हेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वार्डलो ने बार बार प्रूव कर दिखाया है कि वो चैंपियनशिप मटेरियल है। लेकिन इसके बाद भी उन्हें कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मौका नहीं मिला। वार्डलो ने रियल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन द बेस्ट इन द वर्ल्ड को भी हराया है और वार्डलो ने उसकी हालत ऐसी कर दी थी कि आज भी वो इंजर्ड हो रहा है, जो कहकर यहाँ पर वार्डलो ने एक तरीके से सीएम पंक पर शॉट ले लिए। और यहीं पर आगे बात करते हुए वार्डलो ने कहा कि वार्डलो ने पिछले वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ को भी हराया था और फिलहाल की वर्ल्ड चैंपियन यानी कि समोआ जो को भी वार्डलो ने पहले ही हरा दिया है। और वार्डलो ने एक तरीके से दिखा दिया है कि वार्डलो वर्ल्ड चैंपियनशिप मटेरियल है और उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप मिलनी चाहिए। और जब तक उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं मिलती तब तक उनके खिलाफ जो कोई जाएगा वो सीधा वार्डलो के खिलाफ एक वॉर के लिए आ रहा है और वॉर कभी भी अच्छी तरीके से खत्म नहीं होती। जो बातें कहकर वार्डलो यहाँ चले गए, तो देखना पड़ेगा कि वार्डलो अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे इतना डेस्परेटली जाना चाहते हैं तो आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल सीन कैसे होता है। लेकिन इसके बाद हमने शो पर देखा कि लास्ट वीक के रैम्पेज शो के बाद बुलेट क्लब गोल्ड, द क्लेम और डैडी एस एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर थे और यहाँ पर बात करते हुए सबसे पहले बिली गन ने जे व्हाइट से माफी मांगी, क्योंकि उन्होंने लास्ट मैच के अंदर जे व्हाइट पर एक्सीडेंटली अटैक कर दिया था, जिसके लिए जे व्हाइट ने डैडी एस को माफ तो कर दिया। लेकिन यहीं पर जे व्हाइट ने एक और प्रपोजल रखा कि इन्हें अच्छी टैग टीम बनने के लिए अपनी केमिस्ट्री बढ़ाने की जरूरत है, तो क्यों ना इस बार बिली गन अपने बेटों के साथ टैग टीम के अंदर काम करे और जे व्हाइट द क्लेम के साथ, जो कहकर यहाँ पर जे व्हाइट ने एक और प्रपोजल रखा और इसके लिए भी ये सब मान गए हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे वियर्ड टैग टीम किस तरीके से काम करती है। लेकिन इसके बाद में रेने पिकेट बैकस्टेज में डॉन कैलिस का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए डॉन कैलिस ने कहा कि डॉन कैलिस नेक्स्ट वीक पर्सनली जाकर विल ऑस्प्रे को AEW के शोज पर लाने वाले हैं और यहाँ पर डॉन कैलिस से मेक श्योर करने वाले हैं कि विल ऑस्प्रे पूरे के पूरे वर्ल्ड को दिखा दे कि डॉन कैलिस फैमिली के लेवल क्या है। जो बातें डॉन कैलिस ने कही, तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक क्या होता है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था मेन इवेंट का, जहाँ पर में एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर समोआ जो, स्वर्ट स्ट्रिकलैंड और ब्रायन केज हुक, रॉब वैन डैम और हैंगमैन पेज को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइस सरप्राइजिंगली इस मैच की शुरुआत हुक और समोआ जो ने की, जहाँ पर इनके बीच में भी काफी बढ़िया हिस्ट्री रह चुकी है। और यहाँ पर हुक ने समोआ जो पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, पर समोआ जो भी अपनी साइज का इस्तेमाल कर हुक पर अच्छे खासे मूव्स लगा पा रहे थे। लेकिन यहीं पर एक टाइम के लिए हमने देखा कि जब समोआ जो ने ब्रायन केज को टैग दे दिया, तो यहाँ पर फिलहाल की ब्रायन केज और हुक की राइवलरी को देखते हुए इन दोनों को भी एक दूसरे के खिलाफ रेसल करते हुए देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। लेकिन जैसे इस मैच के अंदर रॉब वैन डैम को भी टैग मिला, तो गाइस हमें फिर एक बार RVD और ब्रायन केज की TNA कंपनी की पुरानी स्टोरी भी देखने को मिली, जहाँ पर TNA के बीच में इनमें भी काफी बड़ी हिस्ट्री रह चुकी है। और यहीं पर हमने देखा कि स्वर्ट और हैंगमैन पेज भी जब एक दूसरे के आमने सामने आए, तो ये राइवलरी भी काफी इंटेंस हो रही थी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस मैच के अंदर मानो हर एक सुपरस्टार को हर एक से प्रॉब्लम थी, जिस वजह से ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच चला है। और गाइस इस मैच के अंदर हमें एक के बाद एक काफी
काफी जबरदस्त मूव्स भी देखने को मिले और आरवीडी तो इस मैच के अंदर कमाल ही कर रहे थे और उन्होंने ब्रायन केज पर अपना फिनिशर भी लगा दिया, पर समाओ जो ने अपनी टीम को इस मैच के अंदर बनाए रखा और यहाँ पर आरवीडी और समाओ जो भी एक दूसरे के आमने सामने आए, जहाँ पर हमें इन दोनों के बीच में भी टीएनए कंपनी के पुराने दिनों के अंदर काफी खतरनाक राइवलरी देखने को मिली थी, जिससे ये मैच भी देखने के लिए मजा आया। और ब्रायन केज और हैंगमैन पेज इनके बीच में भी AEW के अंदर काफी बढ़िया हिस्ट्री रह चुकी है, जिससे इस मैच के अंदर ये राइवलरी भी काफी अच्छी तरीके से कंक्लूड हुई और इस मैच के अंदर हमें एक के बाद एक काफी जबरदस्त मूव्स देखने को मिल रहे थे और पूरा का पूरा क्राउड दिस इज ऑसम, फाइट फॉरएवर और हर तरीके की चैंट्स कर रहा था, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि ये मैच इतना जबरदस्त मैच था। लेकिन ऐसे में अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो इस मैच के क्लोजिंग पॉइंट्स पर हमने देखा कि समाओ जो स्वर और हैंगमैन पेज तीनों एक दूसरे के आमने सामने आए थे और इसी फाइट के बीच में समाओ जो हैंगमैन पेज पर रिंग के बाहर अटैक कर दिया और यहाँ पर स्वर्व भी हैंगमैन पेज पर अटैक करने के लिए गए, पर एक्सीडेंटली स्वर्व ने समाओ जो पर ही अटैक कर दिया और यहाँ पर हैंगमैन पेज इस चीज का फायदा उठाकर स्वर्व को कमेंट्री टेबल के थ्रू रख पाए, पर रिंग के अंदर हुक ने समाओ जो पर एक नॉर्दर्न लाइट सुपरप्लेक्स लगाए और रॉब वैन डैम समाओ जो पर अपना फिनिशर 5 स्टार फ्रॉग स्लैश लगाने के लिए आ रहे थे, पर ब्रायन केज ने आरवीडी को धक्का दे दिया और हुक पर अटैक कर उन्हें रिंग के बाहर कर दिया और इस चीज का फायदा उठाकर समाओ जो आरवीडी पर अपना फिनिशर कोकिना क्लंच लगा पाए और एज अ रिजल्ट समाओ जो ने सबमिशन के सहारे मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो समाओ जो के लिए काफी जबरदस्त विक्ट्री थी और समाओ जो ने प्राउडली अपनी चैंपियनशिप उठाई थी, जो देखकर स्वर्व भी काफी नाराज थे और सभी यहाँ पर समाओ जो की तरफ देख रहे थे। और ऐसे में इस वीक का शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे तो काफी पसंद आया है और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?